हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एसईओ के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे स्टार्टिंग से लेके अभी तक 2025 तक कैसे चेंज हुआ, इसके अंदर एआई कब आया और कौन कौन से इसके अंदर अपडेट्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ आज। जो शुरू होगा 2003 से लेके और 2025 जो भी चल रहा है वहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। और मैंने इसके अंदर काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उनको मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आपको मेन मेन बातें इसके बारे में पता चले। क्योंकि कितने लोगों को अगर ये आइडिया ही नहीं है कि एसईओ क्या होता है। ये टर्म काफ़ी लोगों ने सुनी है कि हाँ, एसईओ करना होता है वेबसाइट का वगैरह, और इसके 3 पार्ट होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ। बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज कितने लोगों को नहीं है, बस थोड़ा बहुत सुना हुआ है वहाँ से ही है। तो मैंने यही ट्राई किया कि इसके बारे में आप लोग पहले जान लो। तो इसके लिए मैंने पीपीटी बनाई और मैं आपको बता दूं कि ये पीपीटी मैंने एआई से बनाई है, क्योंकि अपने नॉर्मली जो ट्रेडिशनल वे के अंदर पीपीटी बनाते थे वो पावर पॉइंट में जाके और एमएस ऑफिस का जो रहता है, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे जाके अपने बनाते थे। और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जैसे कि लेआउट वगैरह जब देखना होता है, डिज़ाइन बनाना होता है पूरा वगैरह, कलर स्कीम, वो सब कलर वगैरह सब देखने होते हैं, वो सारी चीज़ें। बट क्योंकि अभी एआई बहुत चल रहा है और हर चीज़ के अंदर एआई है कि ऑटोमेशन का टाइम है, तो हमको भी टाइम के साथ अपडेट होते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मैंने एक न्यू टूल से बनाया है, गामा एआई। आई थिंक आपने सुना होगा। और ये उसी टूल से मैंने बनाया है, ये मैं आपको बता दूं। देखो ये कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन इसने बना के दी है। और ये मैंने बनाने के बाद पीडीएफ फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट करवाया है। हम ये एसईओ का जो भी वीडियो बनाया है और जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, ये मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। इसकी देखो यहाँ अलग अलग स्लाइड्स हैं ये सब। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसने खुद नहीं बनाया, जस्ट मोड वगैरह जो होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं इसके अंदर, इवोल्यूशन ये सब। और ये जो पिक्चर्स लगाई ये भी अपने सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की पिक्चर हमको लगानी है इसमें। इस तरह से 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। यहाँ देखो लिखा है मेड विद गामा। गामा एआई से बनाया है मैंने इसको। तो ये काम काफ़ी इजी कर देता है। आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन हो वो गामा एआई के अंदर आप डालो, और जो भी आपको जिस तरीके से पीपीटी बनानी है उसमें अलग अलग मोड्स दिए हो, वो मोड को आप सिलेक्ट करो और इस तरीके से फिर ये आपको बना के दे देगा एक पीपीटी। तो चलो, ये तो हो गई पीपीटी की बात। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी बता दूंगा कि इस टूल को कैसे यूज़ करके आप पीपीटी बनानी है। तो सबसे पहले है कि पार्ट 1 के अंदर व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इट मैटर्स। वो एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स कि ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइट को, कंटेंट को, सो दैट उसका जो रैंकिंग है वो गूगल सर्च इंजन हो, बिंग सर्च इंजन हो, ऐसे अलग अलग सर्च इंजन के अंदर वो रैंक करे। इसका गोल होता है कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमको मिले और हमारी ट्रस्ट विजिबिलिटी बढ़े और ब्रांड बिल्डिंग हो। तो इसके अंदर हम बेसिकली काम करते हैं कि हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले, क्योंकि एसीओ का पर्पस ही वो होता है कि हमको जो ट्रैफिक मिल रहा है वो ऑर्गेनिक वे के अंदर है। नहीं तो हम ऐड चला के भी ट्रैफिक तो जनरेट कर सकते हैं, बट ऐड का जो ट्रैफिक होता है वो आपको पता है कि ऐड का ट्रैफिक तब तक ही रहेगा कि जब तक आपकी ऐड रन करती रहेगी, फिर उसके बाद उसका कुछ नहीं। तो मोस्टली जो मेन चीज़ है वो एसीओ है वेबसाइट्स के लिए हमारे, कि हमको हमारा जो कंटेंट है वो लोगों तक बिना ऐड चलाए भी जाना चाहिए। और ट्रस्ट उससे और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे कि आप देखते हो जो भी ऐड चला के जो आता है उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। जैसे कि आप कुछ भी सर्च करोगे और कितनी वेबसाइट्स ओपन होगी, तो उन लिंक के नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऐड चला क्या है। तो ऑब्वियसली ऐड चला के तो जो ट्रैफिक जनरेट होगा वो हमको पैसा देना ही पड़ेगा उसके लिए। बट ये जो एसईओ, इसीलिए मेन पर्पस एसईओ का ये होता है कि हम ऑर्गेनिक वे के अंदर और इस तरीके से फ्री के अंदर हम ट्रैफिक जनरेट करें हमारी वेबसाइट के लिए, जो कि गूगल को भी और जो भी सर्च इंजन होते हैं उनके लिए भी बहुत वैल्यूबल हमारी वेबसाइट बन जाती है और अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है हमारी वेबसाइट की। तो ये एसईओ उस पर्पस के लिए होता है। अब ये है पार्ट 2, टाइप्स ऑफ एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो होता है वो वेबसाइट के अंदर होता है, और जैसे कि कीवर्ड्स हो गए, हमने मेटा टाइटल जो हमने रखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमने रखा है, कंटेंट स्ट्रक्चर जैसे कि H1 से लेके H6 तक, इंटरनल लिंक्स, फिर जैसे इमेज के नीचे हम रखते हैं ऑल्टर टेक्स्ट वगैरह, वो सब ऑन पेज है।
इन शॉर्ट जो वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें होती है वो होता है ऑन पेज, और जो वेबसाइट के बाहर जो भी चीज़ें होती है वो होता है ऑफ पेज। वेबसाइट के बाहर जैसे कि बैकलिंक बनानी है हमको, तो वो वेबसाइट के बाहर होता है। फिर उसके बाद हम ब्रांड मेंशन्स करेंगे, मतलब हमारी वेबसाइट के बारे में बाहर कहीं पे भी मेंशन करेंगे, सोशल मीडिया पे भी करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, वो सब ऑफ पेज होता है। और इन शॉर्ट जो भी सारी चीज़ें वेबसाइट के बाहर हो रही है वो ऑफ पेज, वेबसाइट के अंदर हो रही है वो ऑन पेज। जैसे कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो जो भी हो रही हैं वो सब टेक्निकल ऐसे होता है। जैसे कि स्पीड, वेबसाइट की स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल के अंदर अच्छे से दिखनी चाहिए, मोबाइल के अंदर अच्छे से उसका यूज़ होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस सही से होना चाहिए मोबाइल के अंदर भी वही वेबसाइट का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैपटॉप में हम, डेस्कटॉप में हम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं और वही वेबसाइट को जब हम फ़ोन के अंदर देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो कोई सेक्शन उसका ठीक से दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी हम बटन्स वगैरह जो भी चीज़ें उसके अंदर रख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए। फिर इसके बाद एचटीटीपीएस, मतलब कि ये एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। तो हम जब भी आप सर्च कर रहे हो आप वेबसाइट कोई भी, तो देखना आप लोग कि दो चीज़ें दिखती है। कभी एचटीटीपी दिखता है किसी वेबसाइट के अंदर स्टार्टिंग में अंदर, और कितनी वेबसाइट के अंदर दिखता है एचटीटीपीएस। तो एचटीटीपीएस जो होती है वो सिक्योर वेबसाइट होती है, वो सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट होती है। एसएसएल सर्टिफिकेट उनको मिलता है वो वेबसाइट्स को। तो हमको ऑलवेज जब भी ओपन करनी कोई भी वेबसाइट, हमको तो सिक्योरिटी के लिए कि वो वेबसाइट सेफ होती है, हम एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट में ही जाना है हमको। ठीक है, और हमारी वेबसाइट के लिए भी हमको एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट लेना है, एसएसएल सर्टिफिकेट हमको लेना है। ये है साइट मैप। साइट मैप में जैसे कि मैंने आपको पहले मेरी वीडियोस थी एसएमएस के जो मैं टूल्स बता रहा था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो साइट मैप बहुत ज़रूरी होता है। साइट मैप से हमारी वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो सारे कंटेंट सब कुछ अ, जो सर्च इंजन के बोर्ड्स आते हैं वो अच्छे से स्कैन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इंडेक्सिंग में भेज देते हैं। तो कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सेक्शन बाकी नहीं रहता, वो सारा सब कुछ अच्छे से बोर्ड्स चेक कर सकते हैं और इंडेक्सिंग में फिर भेजते हैं। तो ये करना ज़रूरी है, साइट मैप रखना ज़रूरी है वेबसाइट के ऊपर। अब ये है कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली गूगल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, जो मेजर करते हैं कि एक वेबसाइट कितनी फास्ट, कितनी स्टेबल और कितनी क्विकली रिस्पॉन्ड करती है यूजर के एक्शंस पर। इसके अंदर एक छोटा अपडेट है कि एफआईडी जो है वो रिप्लेस हो चुका है 2024 के अंदर विथ आईएनपी। स्टार्ट करते हैं एलसीपी से। एलसीपी का फुल फॉर्म है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। ये मेजर करता है कि पेज का मेन कंटेंट कितनी जल्दी लोड होता है। फॉर एग्जांपल हीरो इमेज या मेन हेडिंग जो अगर लेट लोड होता है तो यूजर को लगेगा कि पेज काफी स्लो है। तो ये गलत इम्पैक्ट देता है आपके वेबसाइट को। फिर जो है एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले, जो कि अब रिप्लेस हो चुका है। एफआईडी मेजर करता था कि यूजर के पहले क्लिक पे ब्राउजर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ पहले इंटरेक्शन का ही डेटा बताता था। आईएनपी के अंदर जो है वो ये हो गया है कि ये सारी इंटरेक्शंस की रिस्पॉन्सिवनेस बताता है, सिर्फ पहले क्लिक की नहीं बल्कि पूरे सेशन के अंदर जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है, जितनी भी बार क्लिक कर रहे हैं, तो वो पूरे सेशन की रिस्पॉन्सिवनेस बताता था, टाइमिंग्स वगैरह कि कितना टाइम ले रहा है वो और रिस्पॉन्ड करने में। आईएनपी का फुल फॉर्म है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। फिर उसके बाद है सीएलएस। इसका फुल फॉर्म है क्यूम्युलेटिव लेआउट शेप। ये दिखाता है कि पेज के एलिमेंट्स जो है वो कहीं इधर उधर जंप तो नहीं कर रहे, मीन्स के स्टेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल कि आपने अपने पेज के ऊपर, वेबसाइट के अंदर आपके कोई एक पेज के ऊपर आपने कोई बटन रखा हुआ है, और अगर यूज़र उस बटन को क्लिक करने जा रहा है और ऐसे ही कोई ऐड आ गई उसके ऊपर, और यूज़र ने जो क्लिक करने गया था बटन के ऊपर, उसका क्लिक हो गया ऐड के ऊपर, और बटन जो है वो ऐड के नीचे आ गया सडनली, तो उससे क्या यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो खराब होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो सीएलएस के अंदर आती है। ये 3 मेन मैट्रिक्स है कोर वेब वाइटल्स के अंदर। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो पीडीएफ के अंदर ये एफआईडी वाला एक अपडेट है, तो ये आप ध्यान में रखना कि ये अब रिप्लेस हो चुका है 2024 के अंदर आईएनपी के साथ। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं कोर वेब वाइटल्स के, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है टेक्निकल एसईओ के अंदर है। अब ये पार्ट 3 मेजर गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स। इसके अंदर सारे गूगल के जितने भी अपडेट्स हैं अभी तक 2003 से लेके 2025 तक वो सारे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके 15 तक अपडेट्स हैं। वन बाय वन हम ये सारे अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं।
सबसे पहले आया था फ्लोरिडा। यहाँ से एसईओ का प्रॉपर क्लीनिंग शुरू हुआ था कि कितने लोग क्या कर रहे थे कि कीवर्ड्स डाल रहे थे, कुछ भी कितने भी कीवर्ड्स डाल रहे थे, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे थे, मतलब ऐसे दिखाने के लिए गूगल को कि उनका पेज रेलेवेंट है, उनका जो कंटेंट है वेब पेजेस के अंदर वो जो भी कंटेंट डाल रहे हैं वगैरह वो पूरा मतलब ऐसा लगे कि रेलेवेंट कंटेंट है और यूज़र के लिए ये कंटेंट। उन लोगों को ऐसा लगा था कि जितना हम कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो गूगल को ऐसा लगेगा कि हाँ ये यूज़र के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फ्लोरिडा जब अपडेट आया तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कीवर्ड स्टफिंग जो भी वेबसाइट में थी उन लोगों को गूगल ने उनकी रैंक गिरा दी। फिर आया 2011 पांडा। इसके अंदर थिन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट जो भी थे उनको उनको उनकी वजह से भी गूगल ने फिर पांडा में उनकी भी रैंकिंग गिरा दी कि कंटेंट जो है ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और उनको इस तरीके से पनिश किया। उसके बाद आया था पेंगुइन। तो उसके अंदर जो भी लोगों ने बैकलिंक्स इस तरह से बनाई थी कि ओरिजिनल बैकलिंक्स नहीं है, स्पैम बैकलिंक्स वगैरह है, तो वो भी फिर पेंगुइन पेंगुइन अपडेट में वो चीज़ भी क्लियर कर दी गूगल ने कि अगर ओरिजिनल बैकलिंक नहीं होगी तो फिर उसके बाद तुम्हारी रैंकिंग गिर जाएगी। फिर आया था 2013 के अंदर हमिंग बर्ड। इसके अंदर गूगल जो है वो जस्ट कीवर्ड्स को देखकर नहीं बल्कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो यूज़र ने क्या क्वेश्चन किया है, क्या क्वेरी डाली है, उसको समझ के, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के और उस हिसाब से फिर रिजल्ट दिखाने लगा। उसके बाद आया 2015 के अंदर मोबाइल गेडन अपडेट, जिसके अंदर गूगल ने मोबाइल फ्रेंडली साइट्स को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, और अगर आपकी साइट मोबाइल पे अच्छे से शो नहीं करती है तो वो उसकी रैंकिंग गिरा दी गूगल। इसी साल के अंदर रैंक ब्रेन आया। गूगल ने रैंक ब्रेन इंट्रोड्यूस किया। ये एक एआई मशीन लर्निंग सिस्टम था क्वेरी को अच्छे से समझने के लिए, जो यूजर इंटेंट को समझने में मदद करता था। अगर कोई ऐसा कीवर्ड यूज करे जो पहले गूगल ने नहीं देखा है, रैंक ब्रेन गेस करेगा कि इस क्वेरी का मीनिंग क्या हो सकता है और उस हिसाब से फिर रेलेवेंट रिजल्ट दिखाता था। उसके बाद आया है 2018 के अंदर मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। इसके अंदर भी वही मोबाइल की बात है कि गूगल ने डिसाइड किया कि मोबाइल वर्ड और ज़्यादा प्राइमरी हो गया, कि वो रैंकिंग के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। मतलब आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल वर्जन पे ठीक काम करे तो उसका डेस्कटॉप वर्जन चाहे थोड़ा कम ऑप्टिमाइज्ड हो फिर भी रैंकिंग में फ़ायदा ले सकते हो आप। मतलब मोबाइल मोबाइल वर्जन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आया 2018 के अंदर मेडिक, स्पेशली वाई एम वाई एल साइट्स के लिए था ये। वाई एम वाई एल मीन्स योर मनी योर लाइफ, हेल्थ फाइनेंस ऐसे टॉपिक्स के लिए जो कंटेंट आपका इन टॉपिक्स के ऊपर हो। गूगल ने ईएटी एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस पर बहुत जोर दिया। अगर आपका हेल्थ के ऊपर कोई ब्लॉग चल रहा है जैसे कि, गूगल ये देखेगा कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो, आपने जो क्रेडिबल सोर्सेज यूज़ किए हैं और ट्रस्टवर्दी है या नहीं आपका कंटेंट वगैरह वो सब चीज़। 2019 के अंदर बीईआरटी अपडेट आया जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम था, जो गूगल को हेल्प करता था कि यूज़र की क्या क्वेरी है, उसका क्या एग्जैक्टली उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज़र की क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझने के लिए हेल्पफुल था। और भी बेटर होता चला गया ये बीईआरटी के अंदर। और इस तरह से जो प्रॉपर जो भी रेलेवेंट उसका आंसर होता था वो फिर उसके बाद वो मैच करके और आंसर दिखाता था क्वेरी से। 2020 के अंदर आया पैसेज इंडेक्सिंग। इंडिविजुअल सेक्शंस विद इन पेजेस कैन रैंक। मीन्स कि आपके वेब पेजेस के अंदर अगर कोई अलग सेक्शंस होते हैं तो कोई ऐसा पोर्शन है जो कि काफ़ी यूज़र की क्वेरी के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और बहुत गूगल को ऐसे लगा कि ये जो है प्रॉपर एक आंसर मिल रहा है इसमें, यूज़र ने जो क्वेरी रखी है उसका, तो वो इतने स्पेसिफिक पार्ट को, इतने स्पेसिफिक सेक्शन को भी वो निकाल के और रैंक कर देता था। तो ये एक पेसेज इंडेक्शन के अंदर ये अपडेट जो था वो इसलिए था कि अगर आपके वेब पेजेस के अंदर कोई कंटेंट ऐसा है, कोई ऐसा सेक्शन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है यूज़र की क्वेरी के लिए, तो वो भी वो रैंक हो जाता था इसके इसके थ्रू। अब फिर उसके बाद आया 2021 के अंदर पेज एक्सपीरियंस। इसमें गूगल ने पेज एक्सपीरियंस सिग्नल्स को रैंकिंग फैक्टर बना दिया, जिसमें कोर वेब वाइटल्स शामिल है। 2022 के अंदर आया हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, जो बेस्ड था कि लोगों को ओरिजिनल कंटेंट मिले ना कि डुप्लीकेट कंटेंट मिले। उनको वो कंटेंट को हटा दी जो सिर्फ एसईओ के लिए बनाए गए थे लोगों ने, और उस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो कंटेंट लोगों को चाहिए
मतलब जो लोगों को नीड है वही वाला कंटेंट लोगों को मिले, और लोगों की क्वेरीज जो हो वो रियली के अंदर सॉल्व होनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। और जैसे कि गूगल को समझ आ जाता है कि अगर आपने बैकलिंक्स ऐसे ही बनाई है, इसमें में बैकलिंक्स हैं, बाई की हुई बैकलिंक्स, और आपने जस्ट एसईओ के लिए ही काम किया है, मतलब इन शॉर्ट, और आपने कीवर्ड डाल दिए, कुछ भी डाल दिए आपने एसईओ के लिए, तो गूगल को वो चीज़ भी समझ आ जाती है। तो यहाँ पर गूगल ने उन चीज़ों को क्लियर किया, और पीपल फर्स्ट कंटेंट, कि आप लोगों के लिए लिखो, लोगों को हेल्प हो ऐसा कंटेंट लिखो। तो ये 2022 के अंदर ये काफ़ी क्लियर कर दी। उसके अंदर गूगल ने EEAT मीन्स की एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, ये चीज़ों को लेके आया कि आपके कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। गूगल ने स्पैम ब्रेम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये एक एआई बेस्ड स्पैम डिटेक्शन सिस्टम है जो स्पैमी और फेक बैकलिंक्स को पहचान के क्वालिटी कंटेंट को ऊपर लेके आता है। साथ ही कोर एल्गोरिदम में भी अपडेट्स है जिससे असली एक्सपर्ट रिटर्न कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। मतलब जो एक्सपर्ट है इस चीज़ के अंदर, जिसने सही से लिखा है, ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं वो सही से ही लिखेंगे, और तो उनका जो कंटेंट होगा ट्रस्ट वर्दी होगा। तो वो ऐसी जो भी वेबसाइट्स के अंदर जो ऐसे कंटेंट है उनको ऊपर लेके आए, और जो जस्ट ऐसे फेक बैकलिंक्स बनाई थी, स्पैम बैकलिंक्स वगैरह, उनको गूगल ने नीचे रैंकिंग उनकी गिरा दी। फिर उसके बाद 2024 के अंदर दो मेजर कोर अपडेट्स हुए। इनमें गूगल ने हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम और स्पैम डिटेक्शन सिस्टम को मर्ज कर एक इंटीग्रेटेड कोर एल्गोरिदम सिस्टम बनाया। मतलब कंटेंट क्वालिटी और स्पैम डिटेक्शन को एक साथ देखने लगा फिर वो। उसके बाद 2025 इसके अंदर SGE एंड जेन्युइन AI। अब गूगल सिर्फ लिंक्स नहीं देखता बल्कि यूजर का क्वेरी का समरी या आंसर AI के थ्रू जनरेट करके दे सकता है। ये एक तरह का कन्वर्सेशनल और मल्टी मॉडल सर्च है। अब ये सब देखने के बाद हम AI का देख लेते हैं कि AI का क्या रोल है और इसका क्या इवोल्यूशन है गूगल सर्च के अंदर। 2015 से लेके 2025 तक के अंदर सबसे पहले आया रैंक ब्रेन, जो यूजर के इंटेंट को समझने में गूगल को हेल्प करता था, जो एक मशीन लर्निंग सिस्टम है। फिर उसके बाद 2018 के अंदर आया न्यूरल मैचिंग, की और डीप अंडरस्टैंड करने लगा कि जो वर्ड्स हैं उनके बीच में क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका क्या रिलेशन है, और उस तरीके से वो पता लगाने लगा कि अगर एक ही वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्वेरी में सर्च किया है अगर एप्पल, तो एप्पल फ्रूट भी है और एप्पल कंपनी भी है। तो इस तरीके से वो ये समझने लगा कि ये उसका मीनिंग समझने लगा कि किस बारे में बात हो रही, कॉन्सेप्ट क्या है वगैरह, वो इतना डीप के अंदर समझने लगा। फिर आया 2019 के अंदर PERT। ये एक बहुत पावरफुल NLP मॉडल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है, जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझता है, और जस्ट ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल वर्ड्स को देख के वो जज करता है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझता था। धीरे 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 करके गूगल AI के थ्रू और ज़्यादा हमारी जो क्वेरी है उसको और बेटर अंडरस्टैंड करने लगा। उसके बाद 2021 के अंदर आया MUM, मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल। गूगल ने AI को टेक्स्ट प्लस इमेजेस प्लस लैंग्वेज को सबको कंबाइन करके करने की एबिलिटी दे दी। 2023 के अंदर आया SGE, जिसमें गूगल ने AI जनरेटेड समरीज को सर्च रिजल्ट के अंदर दिखाना शुरू कर दिया, मतलब एक तरह का AI आंसर। लास्ट में है जेमिनी AI। अब गूगल ने एक कॉन्वर्जेशनल मल्टी मॉडल AI इंटीग्रेट कर दिया है जिससे सर्च बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और पावरफुल हो गया है। अब हमने जब देख लिया कि क्या-क्या चीज़ें अपडेट हुई है, तो अब किस तरह से हमको बेस्ट एसईओ की प्रैक्टिस करनी है, वो हम समझ लेते हैं कि हमको लिखना है पीपल फर्स्ट हेल्पफुल कंटेंट, कि हमको प्रायोरिटी देनी है, हेल्पफुल कंटेंट हो, ओरिजिनल कंटेंट हो। तो अब हमको यूज़र की जो नीड है उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी देते हुए हमको कंटेंट लिखना है जो यूज़र को हेल्पफुल हो, ओरिजिनल कंटेंट हो, कॉपी ना हो, और इस तरीके से हमको कंटेंट बनाना है। हमारे कंटेंट के अंदर हमको EEAT मतलब कि एक्सपर्टीज़, हमारा एक्सपीरियंस, ट्रस्टवर्दीनेस, अथॉरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें दिखानी है हमको। स्ट्रक्चर डेटा यूज़ करना है, मीन्स कि आपको क्लियरली बताना है कि आपका कंटेंट किस बारे में है, वो क्लियरली आपको लेबल देना है, सो दैट गूगल अच्छे से समझ सके, और फिर उस तरीके से उसको SERP के ऊपर बताएँ। जैसे कि आपको FAQ है तो FAQ लिखना है, आपका आईटी का आर्टिकल है तो आर्टिकल लिखना है, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आपका कंटेंट है उसका अच्छे से आपको लेबलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छे से करनी है आपको। एक स्ट्रक्चर वे के अंदर बनाना है आपको, बुलेट पॉइंट्स वगैरह सब अच्छे से यूज़ करने हैं आपको।
फिर उसके बाद आपका जो H1, H2, H3 वगैरह जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से, हेडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी सब अच्छे से यूज़ करना है आपको। फिर अगला है एंश्योर फास्ट मोबाइल फ्रेंडली सिक्योर साइट। आपकी वेबसाइट का एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अथॉरिटी बिल्ड करता है आपकी वेबसाइट की। और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए कि मोबाइल के अंदर अच्छे से परफॉर्म करे आपकी वेबसाइट, और फास्ट लोडिंग हो। फिर ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च एंड वीडियो कंटेंट। ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च एंड वीडियो कंटेंट। अब लोग तो ज़्यादातर वॉइस सर्च का भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी अपने कंटेंट के अंदर ये चीज़ रखो और इसका ऑप्टिमाइज करो वॉइस सर्च का, और वीडियो कंटेंट वगैरह रखो, क्योंकि अभी गूगल और भी आगे बढ़ रहा है, और एआई भी इंटीग्रेट हो चुके हैं, और मल्टी मॉडल भी आ चुका है। तो इमेज वीडियो वगैरह सारा हर चीज़ के अंदर रिजल्ट दिखाएगा, और वीडियो वगैरह भी डालो, इमेजेस भी अच्छे से डालो कंप्रेस करके। तो एंगेजिंग कंटेंट बनाओ मीन्स, और ओरिजिनल होना चाहिए पर। फिर फोकस ऑन यूएक्स और वेब वाइटल्स मीन्स, जस्ट एसईओ के लिए मत लिखो, गूगल के लिए मत लिखो, कोई भी सर्च इंजन के लिए मत लिखो, क्योंकि सर्च इंजन भी पहला फोकस जो है वो उस चीज़ के ऊपर ही करता है कि यूज़र जो क्वेरी लिख रहे हैं क्या उनके रिलेटेबल ये चीज़ है या नहीं, या जस्ट एक यूज़र के लिए हेल्पफुल कंटेंट है या नहीं। तो फोकस करो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर, और कोर वेब वाइटल्स को अच्छे से देखो कि वो कोर वेब वाइटल्स आपकी वेबसाइट के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये सारी चीज़ें जब सब कंप्लीट हो जाएगा ये जब, तो आपके तीनों जो एस्पेक्ट हैं आपके एसईओ के, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ये तीनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो अ, आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू करेगी धीरे धीरे। इसमें टाइम लगता है वैसे थोड़ा, बट ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर गूगल के अंदर धीरे धीरे करके आपसे आपकी वेबसाइट जो है रैंक करना शुरू करेगी। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी अपडेट्स वगैरह आए, और एआई के अंदर जितने भी अपडेट्स वगैरह आए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको एसईओ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके अंदर जो आपको पहले नहीं पता होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये जो मैंने अभी पीपीटी बनाई है, ये मैंने गामा एआई से बनाई है, और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गामा एआई के अंदर पीपीटी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पेशली ये गामा एआई के बारे में ही बताऊंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।